हेलो बच्चों, मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीच मेटेकर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रिज्म पर है, क्लास 10 से रिलेटेड करता है और भौतिकी चैप्टर 2 से है। तो प्रिज्म में जो है, प्रिज्म के बारे में आज क्या है हम लोग जानेंगे, है ना। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए प्रिज्म टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। आप प्रिज्म जब पढ़ लेंगे तो तीसरा जो रंग बिरंगा संसार, जो हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा यहीं से। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, प्रिज्म का है। ठीक है, किसका है, प्रिज्म से। चलो प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कितने, मतलब प्रिज्म में जो है कितने डिग्री का कोण बनता है कि नहीं। प्रिज्म में कितने डिग्री का कोण बनता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, विचलन कोण, है कि नहीं, निर्गत कोण, ये सब जो है इसमें जानेंगे। तरंगदैर्घ्य के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। बहुत सारी बातें हैं जो कि प्रिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रिज्म से रिलेटेड है। इन सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म, सबसे पहले प्रिज्म बनाने आना चाहिए बच्चों को, है ना। प्रिज्म पे पूछा जाता है, बोर्ड में चित्र भी पूछा जाता है। प्रिज्म का सचित्र वर्णन करें, है ना, या प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाएं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में। इसीलिए प्रिज्म को हम इतना महत्व दे रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, है कि नहीं। चलो प्रिज्म कैसे बनता है, पहले ये सीख लेना है कि प्रिज्म कैसे बनता है, प्रिज्म क्या है कि नहीं, प्रिज्म का परिभाषा, प्रिज्म से आप क्या समझते हैं, बहुत सारे बात। प्रिज्म, पहले तो प्रिज्म क्या है कि नहीं। प्रिज्म जो है प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शक माध्यम का, पारदर्शक क्या है, एक माध्यम है जो सूर्य के यानी कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म जो है इसको बहुत डिफरेंट टाइप से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि परिभाषा जो किताब में लिखा हुआ है वही एकमात्र इसका परिभाषा है। परिभाषा हम इसको अलग अलग रूप से दे सकते हैं। जैसे कहें प्रिज्म, जैसे हम चित्र बना लेंगे ना, तो चित्र के माध्यम से काफ़ी परिभाषा भी स्पष्ट हो जाता है। परिभाषा भी क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। जैसे चित्र इसका हम बनाते हैं तो चित्र के माध्यम से ही हम इसका परिभाषा भी दे देंगे। चित्र के माध्यम से इसका हम क्या करेंगे, परिभाषा भी दे देंगे। इस चित्र को अगर गौर से देखा जाए, इस चित्र को अगर गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो इस चित्र में 2 आयताकार कांच लगा हुआ है जो कि इस टाइप का है। बताता हूँ, ऐसे है ना, देखो ध्यान से देखो, ऐसे है कि नहीं। और दोनों साइड से त्रिभुज नजर आ रहा है जो कि हमने बनाया है, और एक नीचे आयत दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिज्म में 3 आयताकार आकृति होता है, 3 आयत होता है और 2 त्रिभुज होता है। कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं, और 3 क्या है, आयताकार भाग है। ठीक है, तो कांच का वह पारदर्शक माध्यम जो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकृति से क्या होता है, घिरा रहता है, जो कि सूर्य के श्वेत प्रकाश को
7 रंगों में विभक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। आसानी से देखो, चित्र को देख के परिभाषा याद कर लिया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिज्म जैसे ही बनाने आ गया तो प्रिज्म को देख के ही हम इसको क्या करेंगे? परिभाषा लिख डालेंगे। ऐसा नहीं जो किताब में परिभाषा लिखा हुआ है वही परिभाषा मान्य है और वही परिभाषा सटीक है। परिभाषा है तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो है ना प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या करता है? विभक्त करता है। क्या करता है? विभक्त करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में इस प्रकार से प्रिज्म को नहीं बनाते हैं। इस प्रकार से प्रिज्म को हम यहाँ पर इसलिए इसको प्रिज्म को बनाए हैं, एग्जाम में जब भी बनाना है प्रिज्म को, ठीक है, एग्जाम में जब भी प्रिज्म को बनाना है तो प्रिज्म इस तरह से बनेगा। बस एक त्रिभुज का आकृति दे देना है, बस इस तरह से, इसी प्रकार बनाना है। बहुत आसानी से बना तो ये भी आसानी से है ना, साधारण तरीका से बना दिए, ठीक है, साधारण तरीका से क्या किए हैं? बना दिए। लेकिन एग्जाम में जब भी बनाएंगे, अगर पूछेगा प्रिज्म का आकृति, सचित्र आकृति यानी कि नामांकित चित्र बनाइए। कौन सा? नामांकित चित्र। प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाएं, ऐसा प्रश्न पूछता है। जो भी टॉपिक चल रहा है ना अभी, वो एकदम मोस्ट VVI टॉपिक चल रहा है। इस बात को अनदेखा नहीं करना है कि ये पूछेगा नहीं। जब हम बता रहे हैं तो बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में किस तरह का बनाना है प्रिज्म? ऐसे। अभी इस पर बहुत सारी बातें करना है। ये इसलिए बनाए हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कहोगे कैसे? तो जैसे कि पूछ देगा कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, ठीक है, पूछ देगा प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। क्या यहाँ से हमें सतह पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर हम इस पे डायरेक्ट बताते तो क्या समझ में आता? क्या जानकारी हमें मिलता? हम तो कहने को कह देते कि 5 सतहों से घिरा हुआ है। क्या ये सही तुम लोग को लगता है कि पता नहीं कहाँ से 5 सतह है? हमें तो इसका एक ही सतह नजर आ रहा है कि नहीं? लेकिन इस चित्र में हमें 5 सतह नजर आ रहा है। देखो, 2 त्रिभुज हो गया, यानी कि 2 साइड का हो गया, 2 बगल का हो गया और 1 नीचे का हो गया। तो कितना सतह हो गया? 5 सतह है ना। ऑब्जेक्टिव 1 बना कि नहीं बना? यहाँ से ऑब्जेक्टिव का 1 प्रश्न हुआ, हल हुआ कि नहीं हुआ? हल हुआ ना रे? सबको समझ में आया? हमारा जो प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा हुआ? 5 सतह नजर आ रहा है इसमें? 5 सतह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? तो हमारा प्रिज्म जो होता है ना बाबू, वो 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन पहला बन गया। 1 नंबर का हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। अब बोर्ड में 1-1 नंबर हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, नहीं है महत्वपूर्ण? इसलिए हर एक टॉपिक को बड़ी गहराई से पढ़ो, इतना गहराई से पढ़ो कि उससे रिलेटेड कहीं से भी प्रश्न आ जाए, छोड़ना नहीं है, एकदम धके गर्दा मचा देना है कि नहीं? हाँ, तब तो पढ़ाई में मजा आएगा। तो प्रिज्म, पहला प्रश्न हुआ कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो कहेंगे प्रिज्म हमारा 5 सतहों से घिरा होता है। 2 त्रिभुज इस साइड का हो गया, 1 उधर बगल में जो ऐसे गिरा हुआ है सो, और 1 इस साइड वाला, इसे वाला है ना, इसे ये साइड, एक जमीन है ना, ये आधार, ठीक है। और तो 3 गो हो गया आयताकार भाग। अब बहुत विद्यार्थी को एक ही को नजर आ रहा होगा, ये वाला 1 गो है, नजर आ रहा है ना। लेकिन देखो ऐसे गिरा हुआ है, एगो पीछे का भाग है, एगो सामने का भाग है। किताब से देखो इस तरह से है हमारा प्रिज्म, ऐसे है ना, इस तरह से रखा हुआ है। तो रखा हुआ तो देखो 2 आयताकार हो गया, 1 जमीन ऐसे ऐसे रखा होगा। देखो किताब एक और लाओ, देखो इस तरह से है, इस तरह से है। एगो पीछे का भाग हो गया, देखो एक पीछे का भाग हो गया, एक आगे का भाग हो गया, एक समतल हो गया, है कि नहीं? और 2 तरफ से त्रिभुज नजर आ रहा है ना, देखो तो 2 तरफ से त्रिभुज, तो कितना सतह हो गया? 5 सतह हो गया। तो त्रिभुज 5 सतहों से घिरा होता है। चलो आगे बात कर लेते हैं। त्रिभुज जो है हमारा कितने एंगल पर, कितने कोण पर झुका होता है, ये भी पूछता है। प्रिज्म जो है ना
कितने कोण पर झुका होता है? तो कहेंगे प्रिज्म जो है ना दो कोण पे, ये प्रिज्म जो है 60 डिग्री के कोण पे झुका रहता है। प्रिज्म कितने डिग्री कोण पे झुका रहता है? उनका जो दो समतल पृष्ठ है उनके बीच कितने डिग्री कोण बनता है? ये समतल पृष्ठ जो है ना, ये समतल पृष्ठ जो है कितने डिग्री कोण पर है झुका हुआ? तो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बना। कितना क्वेश्चन बना? प्रिज्म से रिलेटेड मतलब प्रिज्म से संबंधित जो प्रश्न है अभी तक 2 हल हो गया। अच्छा लगा कि प्रिज्म को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है ना कि प्रिज्म, कल बोले थे कि प्रिज्म चैप्टर जो चलेगा, प्रिज्म चैप्टर कहते हैं, प्रिज्म टॉपिक जो चलेगा, कल बताए थे कि प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कल अजीब लगा होगा कि थोड़ा सा उत्साहित होगा कि प्रिज्म देखते हैं कैसे होता है। नहीं, प्रिज्म के बारे में सर बताए थे, इसलिए एक दिन पहले बता दिया जाता है ताकि विद्यार्थी को ये क्या हो, थोड़ा जिज्ञासा हो जानने की, है कि नहीं, कि ये प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कैसे बनता है। देखो तो प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म का ऐसे भी परिभाषा जो इसमें किताब में दिया हुआ है, किसी कोण पर झुके, देखो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, लिखा हुआ ना, दो समतल पृष्ठों के बीच, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो हमारा प्रिज्म कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है बाबू? पारदर्शी होता है। हमारा प्रिज्म कैसा होता है? पारदर्शी। समझते हो ना, जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। तो प्रिज्म पारदर्शी होता है। क्यों पारदर्शी होता है? जवाब दे दोगे ना। प्रिज्म कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी किसको कहते हैं? वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, ठीक है, तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो हमारा प्रिज्म क्या है? पारदर्शी है। अब प्रिज्म क्या है पहले इसका जवाब लिख लेते हैं। प्रिज्म तो कहेंगे दो, क्या लिखा हुआ है? किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, पृष्ठों के बीच, दो पृष्ठों के बीच, है ना, घिरे किसी पारदर्शक, दो पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक, किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। तो किसी कोण पर झुके, तो कोने पर ना झुका हुआ है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ। कितने पृष्ठ हैं? देखो तो, दो पृष्ठ पर झुका हुआ है ना। दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ जो आकृति है ना बाबू, इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है? परिभाषा यहाँ से भी दे देंगे, ठीक है, परिभाषा यहाँ से भी दे सकते हैं देख करके चित्र को, ठीक है। क्या कहेंगे इसमें कि कांच का वह पारदर्शक टुकड़ा, कांच का वह पारदर्शक टुकड़ा जो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार भाग से क्या हो? घिरा हो, जो सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। परिभाषा ये किताब का हो गया, और परिभाषा जो है एक जो बता रहे हैं चित्र के माध्यम से, उससे हो गया। किसी को दिक्कत? और वैसे तो वीडियो में है ही, तो सुन के भी इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो नोट कर लेना। मिटा दें इसको, बस समझा रहे हैं, किताब में तो दिया ही हुआ।
एक एक पॉइंट नोट कर देते हैं ताकि प्रिज्म एकदम आसान हो जाए, किसी को न लगे कि प्रिज्म हमें समझ में नहीं आया। एक एक बच्चा को समझ में आना चाहिए, एक एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन इससे निकल के आया, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। चलो, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, घिरा होता है। जवाब क्या आएगा? 5 सतहों से। कितने? 5 सतहों से। घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5। उसके बाद है, प्रिज्म में कितने डिग्री कोण बनता है? प्रिज्म कितने डिग्री कोण पर झुका होता है, इसे पूछेगा। प्रिज्म कितने डिग्री के कोण पर झुका रहता है? कितने कोण पर झुका होता है, ये भी कितने डिग्री के कोण पर, डिग्री लिख दो। कितने डिग्री के कोण पर झुका होता है। इसका आंसर कितना होगा? 60 डिग्री के कोण पर झुका होता है। अभी तक 2% जाने। प्रिज्म क्या? 3% जान लिए। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, एक एक चीज जानेंगे प्रिज्म के बारे में। कितने सतहों से? प्रिज्म कितने डिग्री कोण पर झुका होता है? तो 60 डिग्री कोण पर झुका होता है। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ गए हम। इसको नोट कर लेना, ये सब अंदर की बातें हैं। ठीक है, मिटा दें? हाँ सर, मिटा दीजिए। मिटा दें? चलो देखो, देखो अब हम लोग जानेंगे प्रिज्म का जो है। देखो आगे जो क्या क्या जानेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। अब प्रिज्म में क्या क्या जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं। आपतित किरण को जानेंगे, आपतित किरण इसको जानेंगे। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण को जानेंगे। उसके बाद अपवर्तित किरण हो गया। उसके बाद निर्गत किरण, निर्गत किरण को जानेंगे। चौथा आपतन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण इसके बारे में जानेंगे। और
निर्गत कोण के बारे में भी जानेंगे, निर्गत कोण, ठीक है। इतना चीज़ जानेंगे एक प्रिज्म से, ठीक है। एक प्रिज्म को बना करके इतना चीज़ क्यों जानेंगे पता है? क्योंकि जिस टाइम में हमसे पूछा जाएगा कि प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाइए, ये किस लिए जानेंगे? जिस समय प्रश्न ये पूछ दे कि प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाए, प्रिज्म का ऐसे पूछेगा, प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न किस तरह से रहेगा। प्रश्न किस तरह से रहेगा ये देख लेना, ठीक है। प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाएं, प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाएं, नामांकित चित्र बनाएं। देखो, प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाएं। प्रश्न जब ये पूछेगा ना तो हमें इतना बात का जानकारी होना आवश्यक है। अगर इसको नहीं जानेंगे तो नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे? नामांकन में तो यही सब आएगा। नामांकन में तो हमें निर्गत कोण जानना पड़ेगा, विचलन कोण जानना पड़ेगा, अपवर्तन कोण जानना पड़ेगा, आपतन कोण को जानना पड़ेगा, निर्गत किरण को जानना पड़ेगा, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ये सभी को जानना पड़ेगा, तभी तो हम चित्र बना सकते हैं ना। कोई दिक्कत? चलो फटाफट बनाते हैं प्रिज्म को, ठीक है। प्रिज्म को बनाते हैं और जानते हैं ये सब चीज़, बहुत मज़ा आएगा। आज प्रिज्म पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। ये प्रिज्म हो गया, बताए थे साधारण प्रिज्म बनाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक श्वेत प्रकाश डालेंगे। इस प्रिज्म पर कौन सा प्रकाश डालेंगे बाबू? एक श्वेत प्रकाश डालेंगे इस तरह से। श्वेत प्रकाश, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। जो किरण आ रही होती है ना बाबू, उसी किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित, उसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना है? आपतित किरण हो गया। जब आपतित किरण आती है तो हवा विरल माध्यम से, कहाँ, कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है बाबू? विरल माध्यम है। कांच हमारा जो ये प्रिज्म है, ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है कि नहीं? सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो अभिलंब से क्या होता है? अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब खड़ा कर दिए, ठीक है। तो अभिलंब इस तरफ है, तो अभिलंब की ओर क्या हो गया? ये झुक जाएगा, ऐसे झुक गया ना। लेकिन प्रकाश को हम दिखाएंगे कि प्रकाश हमारा किस तरफ जा रहा है। आभासित किरण के माध्यम से हमारा प्रकाश कुछ इस तरह से जाता कि नहीं? ऐसे ही जाता ना हमारा प्रकाश। तो ये तो कल्पना किया हुआ है ना, ऐसा गया नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम जिस डायरेक्शन से प्रकाश हम दिए थे तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा गया नहीं। प्रकाश मुड़ गया। प्रकाश क्या हो गया? अब इस किरण का क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बाबू? अपवर्तित किरण। क्या नाम देंगे? अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम दे देंगे अपवर्तित। अपवर्तित किरण। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा समझ में आ रहा ना एक एक चीज? अभी तक 2 पॉइंट को बड़ी आसानी से समझे कि नहीं समझे? अब चित्र पूछेगा तो कोई छोड़ेगा इसमें? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब जो ये फिर से यहाँ पर अभिलंब खड़ा करेंगे, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे? एक अभिलंब खड़ा करेंगे। अभिलंब जब खड़ा करेंगे तो ये किरण क्या होगा? जब ये सघन माध्यम से जब विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब से दूर हटा? अभिलंब से दूर हटा कि नहीं हटा? हट गया ना। अब इस किरण का क्या नाम देंगे बताओ? इमेजिन करो, क्या नाम देंगे? वाह, देखो बिन बताए समझ में आ गया। निर्गत किरण है। कौन सा किरण है? निर्गत किरण है। इस किरण का नाम दे देते हैं निर्गत।
निर्गत किरण। इस किरण का क्या नाम दे देते हैं? निर्गत किरण। किसी को परेशानी अभी तक? नहीं सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक हम 3 चीज जान चुके हैं, 3 चीज में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। तो आगे भी नहीं होगा, है कि नहीं? ऐसा आगे भी नहीं ना होगा, नहीं सर। क्योंकि आपतन कोण के बारे में भी तो जानते ही हैं। अभिलंब और क्या होता है? आपतित किरण। अभिलंब हमारा ये है और आपतित किरण ये है, तो ये दोनों के बीच में जो कोण बना उसी को ना कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इस कोण को हम इधर लिख देते हैं, क्या कहेंगे इसको? आपतन कोण। देखो नामांकित चित्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे ही बनाना है तुम लोग को भी, ठीक है। अब 5वां है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है कि नहीं? तो ये कोण बन गया आर। कौन सा कोण बन गया? अब इसका नाम क्या दे देंगे? क्या नाम देंगे? अपवर्तन। अपवर्तन कोण। किसी को परेशानी है? नहीं सर। तो आपतन कोण भी जान गए, अपवर्तन कोण भी जान गए। अब क्या जानना है? विचलन कोण जानना है। तो विचलन कोण जानने के लिए हमें क्या करना होगा? निर्गत किरण को पीछे खिसकाना होगा, मतलब आभासित। कौन सा किरण डालना होगा? आभासी किरण डालना होगा। कौन सा किरण? तो विचलन कोण इसका ऐसे डायरेक्शन में गया, इसका मतलब हम आभासित, मतलब अपने आप में हम अगर सोचते हैं तो हमें लगता है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा होगा, है कि नहीं? ऐसा ही लग रहा है। जी सर। तो आपतित किरण और निर्गत किरण बाबू जहाँ पे कट गया ना, इसी को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? मजा आया? विचलन कोण को समझ के मजा आया? तो ये हो गया हमारा कौन सा कोण? विचलन कोण। विचलन कोण हो गया। अब बताओ, अच्छा लग रहा है? जी सर। विचलन कोण भी जान गए, अब क्या जानेंगे? निर्गत कोण। कितना उत्साहित है कि निर्गत कोण जानना है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, इतना विद्यार्थी उत्साहित है कि विचलन कोण निर्गत कोण जानना है। अच्छा, इसमें कितने को पता है कि निर्गत कोण कौन सा है? कौन सा है? अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के जो कोण है ना सर। हाँ, वाह, कमाल है। ये जो अभिलंब है और निर्गत किरण जो है, इसके बीच जो कोण बना है ना, इसी कोण का नाम क्या है? निर्गत कोण। निर्गत कोण। कैसा लगा प्रिज्म के बारे में? अभी तक प्रिज्म के बारे में जान के कैसा लग रहा है? अच्छा लगा ना? चित्र देखो, लोग बोलते समझते, हम लोग समझ गए ना? हाँ, आप बताओ, पूछेगा ऐसा प्रश्न तो बना के आओगे कि नहीं? अब हम डायरेक्ट इसको बना देते, बउआरे इस कहते क्वेश्चन लिखो, कहते प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाओ, और सीधे ऐसे लिख देते, कहते बुआरे का प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, तब कैसा लगता? बेकार लगता। जी सर। कहता कुछ जानते ही नहीं है कैसे होगा, है कि नहीं? अब देखो मज़ा आ रहा है जान के कौन कहाँ पे है। बस एक बार एक्स्ट्रा रिमाइंड करना है। क्या करना है? एक बार कि सर क्या क्या बोल रहे थे, है कि नहीं? अब बस याद हो जाएगा। और नहीं है तो फिर मुकेश सर जिंदाबाद, टीचमेंट एकेडमी जिंदाबाद, है कि नहीं? उस पर देख लेना है, रिमाइंड पुनः हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अभी और कुछ जानना है इसके बारे में, है कि नहीं? अभी और कुछ जानना है। इतना हो गया, मिटा दें इसको। हाँ, कि क्या जानेंगे? प्रिज्म के बारे में आगे हम जानते हैं कि किस वर्ण का, जैसे कि वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है, कई बार ऐसा प्रश्न उठ के आता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। बहुत सारा प्रश्न यहाँ से आता है कि इंद्रधनुष की व्याख्या करें। इंद्रधनुष की व्याख्या करें। व्याख्या, ऐसा प्रश्न आता है बाबू, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। इंद्रधनुष देखा है? जिसको CBSE वाला जो बोर्ड वाला होता है वो क्या कहता है? रेनबो। क्या कहता है उसको?
रेनबो कहता है। सर और हम लोग क्या कहते हैं इसको? सर इंद्रधनुष कहते हैं। सर इंद्रधनुष जब आता है तो पानी को सोख लेता है। हाँ पानी है, पानी को नहीं सोखता है। देखो हम लोग उसको कहते हैं पंचसोखा, हाँ कहते हैं ना। पानी को सोखता नहीं है, नाम तो लोग तरह तरह का रख देता है पहचान के लिए, लेकिन असल में इंद्रधनुष जो है ना 7 रंगों को बिखेरता है। हाँ समझा? इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष, देखे हैं धनुष इसलिए कहते हैं कि इस आकृति का होता है। इसे देखे हैं सर। मतलब लगेगा कि धरती के दूसरे तरफ से उठा, मतलब एक तरफ से उठा और दूसरे तरफ मिल रहा, सटा हुआ धरती में लगेगा, ऐसा लगता है ना। देखे हैं सर आसमान। धरती में ऐसा लगेगा इंद्रधनुष का जो आकृति होता है, तो लगेगा कि धरती के एक साइड में सटा हुआ है और उठ करके ऐसे आसमान से होते हुए दूसरे साइड में सटा हुआ है। धनुष के जैसा होता है, जी सर। ऐसा आकृति का होता है, ऐसे होता है ना। जी सर। ठीक है, तो ये धनुषे का आकृति का ना है, जी सर। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं इंद्रधनुष। क्या कह देते हैं? इंद्रधनुष। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। क्या पूछता है प्रश्न? इंद्रधनुष की व्याख्या करें, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। तो इंद्रधनुष की व्याख्या में देखो होता क्या है, थोड़ा सा झलक इस पर ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंद्रधनुष की व्याख्या का मतलब क्या, जब ये कब बनता है, इंद्रधनुष कब बनता है पता है? देखो जब बारिश पड़ता रहे, जब बारिश की बूंद हो, क्या हो? जब बारिश की बूंद पड़ता रहे, जब बारिश की बूंद जो है ना, बहुत सारा बूंद जब पड़ता रहेगा, मान लो कि ये वर्षा का बूंद है और धूप होगा, क्या होगा? धूप होगा। तो वर्षा भी पड़ रहा है और धूप भी है, वर्षा भी और धूप भी है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि हमारा पानी जो है, पानी का जो बूंद होता है, पानी जो हवा में तैरते रहता है, उस पानी से होके जो प्रकाश गुजरता है ना बुआ, प्रकाश जो गुजरता है, तो सूरज का प्रकाश कौन सा प्रकाश होता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूरज का प्रकाश कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। इसको पहले जान लो कि सूरज का प्रकाश श्वेत प्रकाश है। सूरज का प्रकाश कैसा है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब उजला, श्वेत का मतलब क्या होता है? उजला। अब बहुत लोग क्या कहेगा पता है? कहेगा पीला प्रकाश होता है। क्या कहेगा? सूरज का प्रकाश पीला होता है। नहीं, श्वेत प्रकाश होता है। सूरज का प्रकाश कैसा होता है? ये 7 रंगों के मिश्रण से बना हुआ है। सूरज का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? सूरज का प्रकाश 7 रंगों का, बच्चों 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का है? 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, अब 7 रंगों का मिश्रण है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये 7 रंगों का मिश्रण है? अभी हम इंद्रधनुष के बारे में जान रहे थे, तो जब यही पानी जो है ना कांच की तरह व्यवहार करता है, पानी का जो बूंद हवा में तैर रहा है, वर्षा के टाइम में तैर रहा होता है और धूप वाले दिन में वर्षा होता है, तो उस टाइम में ये पानी प्रिज्म का काम करता है। और जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश, जब इस पानी के बूंद से होकर गुजरता है, तो वायु से जब प्रकाश पानी में प्रवेश किया, तो जब पानी में प्रवेश करता है, तब वायु और पानी जानते हैं कि वायु क्या है? विरल है, और पानी क्या है? सघन माध्यम। तो उस टाइम में पानी कैसा व्यवहार करता है? पानी का बूंद प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। तो उस प्रिज्म से होकर के अगर प्रकाश प्रवेश करता है, तब प्रकाश 7 रंगों में, हमें 7 रंगों का एक पट्टी दिखाई देता है। उस पट्टी का नाम क्या दे देते हैं? इंद्रधनुष नाम दे देते हैं। देखो देखते देखते इसका परिभाषा पढ़ लिए है कि नहीं? इंद्रधनुष की व्याख्या कर दिए ना। इंद्रधनुष का व्याख्या करने के लिए कहेंगे कि जब बारिश होती है और बारिश वाले दिन में ही सूरज का प्रकाश भी रहता है कि नहीं, तब हम पूरब की तरफ पीठ करके खड़ा होते हैं या पश्चिम की तरफ पीठ करके खड़ा होते हैं, तो हमें क्या होता है कि 7 रंग का एक पट्टी दिखाई देता है। ठीक है, 7 रंग का क्या होता है? एक पट्टी दिखाई देता है। उस पट्टी को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। अगर व्याख्या करना है तो कहेंगे कि जब पानी का बूंद हवा में तैर रहा होता है, जब पानी का बूंद कहाँ तैर रहा होता है? हवा में तैर रहा होता है,
और उससे प्रकाश गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पानी उस टाइम में क्या होता है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है कि नहीं, प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। और सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उस पानी के बूंद से जब गुजरता है तो प्रकाश के श्वेत प्रकाश का 7 रंग दिखाई देता है। उसी पट्टी 7 रंगों का एक पट्टी दिखाई देता है, उसी पट्टी को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? लिख लेगा ना, इसका व्याख्या कर लोगे ना। चलो प्रश्न हमारा यहाँ पर जो है एक प्रश्न हल हो गया। कौन सा प्रश्न हल हो गया? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है बुआ, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बता रहे थे कि प्रिज्म पर हम वर्ण विक्षेपन, वर्ण जानते हो क्या होता है वर्ण? पहले तो ये जानो, एक एक चीज जानो, एक एक शब्द जानो। वर्ण, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे है, वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपन से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपन से आप क्या समझते हैं? अब वर्ण विक्षेपन से आप क्या समझते हैं? बहुत बच्चे को लगता है इस प्रश्न का आंसर नहीं हो पाएगा, भूल गए। अरे इसी में लिखा हुआ है आंसर, क्वेश्चन को समझ गया, आंसर लिख लिया। वर्ण का मतलब रंग, अब विक्षेपन का मतलब अलग अलग, ठीक है। विक्षेपन मतलब देखो ना, प्रश्न में ही आंसर है छिपा हुआ। वर्ण का मतलब और विक्षेपन मतलब जब वही रंग अलग अलग दिखता है ना तो हम उसको कह देते हैं वर्ण विक्षेपन। जब ये सभी वर्ण यानी कि 7 वर्ण जब अलग अलग दिखाई दे, ठीक है, जब 7 वर्ण अलग अलग दिखाई दे तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? देखो मिल गया ना आंसर, क्वेश्चन में छिपा हुआ है कि नहीं? क्वेश्चन को समझ गया तो ये इसी में इसका आंसर घुसा हुआ है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होके, इसका जवाब ऐसे भी देंगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म, पारदर्शी प्रिज्म से होके गुजरता है तो प्रिज्म के दूसरी तरफ 7 रंगों का एक पट्टी दिखाई देता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन कहते हैं। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऐसा कहोगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में वह क्या होता है? रंग, श्वेत रंग विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? देखो इसको हम प्रिज्म पर देखते हैं, प्रिज्म पर, इसको प्रिज्म पर देखो, ये हमारा प्रिज्म है ना, ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। इस पर श्वेत प्रकाश ऐसे आया, अब यहीं से रंग, जैसे ही देखो ये हो गया हमारा विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। जब ये प्रकाश, अब यहाँ पर क्या लिख देना, हमें श्वेत लिख देना है। क्या लिख देना है? श्वेत प्रकाश लिख देना है। क्या लिखना है? श्वेत प्रकाश। यहाँ से श्वेत प्रकाश गया और प्रिज्म पर से यहीं से 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। कितने रंग में विभक्त हो जाएगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में विभक्त हो गया, ठीक है। कितने रंगों में? अब 7 रंग का देखो, एक यहाँ पर जो है पहले तो हो गया तुमको वर्ण विक्षेपन। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारते हैं जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन कहते हैं। वर्ण विक्षेपन कहते हैं। हो गया है कि नहीं? कितना मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। हाँ, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाती है।
जिस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपन कहते हैं। ठीक है। अब इसी में एक और प्रश्न आ जाता है। कैसा प्रश्न? तो कहेंगे कि वर्णपट क्या है। ठीक है। प्रश्न कैसा रहेगा? इसी में प्रश्न और आ जाता है। कैसा प्रश्न आ जाता है? तो वर्णपट, वर्णपट क्या है? देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्णपट क्या है? ठीक है। तो वर्णपट, अब इसी तरफ जो है ना, इस तरफ एक पट्टी लगा देते हैं, एक पर्दा, इस तरफ एक पर्दा खड़ा कर दिए, या फिर पहले इस प्रकाश को क्या करते हैं, इस प्रकाश को इधर ले आते हैं। अब ये सघन माध्यम से जब प्रकाश निकलेगा तब फिर विचलित होगा, पता है कि नहीं है? तो पता है। तो ये सब मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है, इस तरह से मुड़ा, ऐसे अपने पथ से क्या हो रहा है, ये सब विचलित हो रहा है। आ गया? अब इस प्रकार एक पट्टी खड़ा कर दिए, इसी पट्टी पर सब दिखाई देगा। एक सफेद पर्दा खड़ा करेंगे ना, तो सफेद पर्दा पर हमें क्या होगा, सातों रंग दिखेगा। सफेद पर्दा पर हमें सातों रंग दिखाई पड़ता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? तो परिभाषित कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के दूसरे तरफ 7 रंगों का एक पट्टी दिखाई देता है। 7 रंगों का क्या होता है, एक पट्टी दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णपट। अरे वर्ण मतलब रंग, पट मतलब पट्टी पर जो पड़ रहा, पर्दे पर पड़ रहा। ठीक है, परिभाषा आ गया, लिख लोगे? जो बोल रहे हैं अब तो वीडियो देख के भी लिख सकते हो, नहीं? अगर किसी को दिक्कत हो जाए कि इसका परिभाषा क्या होना चाहिए, तो फिर वीडियो देख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या जाने? देखो प्रिज्म के बारे में बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताए थे ना कि बहुत सारा, झूठ नहीं ना बोले थे। देखो वर्ण विक्षेपन से आप क्या समझते हैं? वर्णपट क्या है, वर्णपट क्या है, अभी और जानेंगे। अब अब यहाँ से एक और प्रश्न, देखो बारी बारी से कैसे कैसे प्रश्न निकल रहा है, हम निकाल के तुम लोग को दे रहे हैं। तुम लोग को क्या काम है, प्रश्न को लेना। प्रश्न को क्या करना, लेना। प्रश्न कैसे लें? तो यहाँ से जो निकल रहा है उसी को लेना है, कॉपी में नोट करके लेना है, बाल्टी डोल में तो नहीं ना आएगा। वर्ण कर्म क्या है, वर्ण कर्म, वर्ण कर्म क्या है, वर्ण कर्म क्या? देखो फिर प्रश्न आ गया, वर्ण कर्म। वर्ण मतलब रंग, कर्म मतलब एक क्रम में, जैसे गिनती गिनते हैं क्रम में 1 2 3 4, तो वर्ण का भी कर्म होता है। तो पूछता है वर्ण कर्म क्या है, सब इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न चला रहे हैं। वर्ण कर्म क्या है, वर्ण कर्म क्या है? तो वर्णों का क्रम जो होता है, तो जैसे कि हम कैसे याद रखें वर्ण का क्रम? तो रखेंगे याद, जैसे कि 7 रंग होगा तो 7 रंग को रंग होगा, रंग का नाम होगा, है कि नहीं? तो उसको क्रम में याद रखना है, ये नहीं कि आप 7 रंग है तो कुछ भी बोल देंगे। यहाँ हमसे पूछा है वर्ण कर्म क्या है, तो वर्ण को क्रम लगा के ही बोलना है। जैसे इस कलर के बाद ये है तो इसका नाम याद रखना होगा। 7 रंग जो बिखरा है तो एक कांस्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि कलर इसका बदलते रहता है, एक कांस्टेंट होता है कि लाल के बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसे। तो ये वर्ण कर्म है, मतलब सभी वर्ण जो है ना एक क्रम में ही बिखेरता है। ठीक है, जैसे कि बैगनी सबसे नीचे है तो सबसे नीचे ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बीच में वो चला जाएगा कभी। जैसे लाल सबसे ऊपर होता है तो लाल सबसे ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि लाल नीचे कभी दिखाई देगा। ठीक है, तो बीच में जो जो कलर है वो भी क्रम में होगा, इसका मतलब। तो सभी को हमें याद रखना है क्रम से। तो याद कैसे रखें? तो वर्ण को याद रखने के लिए, वर्ण कर्म को याद रखने के लिए हमें एक जो है ना मंत्र याद रखना होगा, और वो मंत्र का नाम है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वैजानी पिनाला और भिवगियोर। लिख देते हैं, बैजा, बैजानी पिनाला, बैजानी 1 2 3 4 5 6 7, बैजानी पिनाला। कैसे याद रखेंगे बाबू? बै मतलब बैगनी, बै मतलब जा मतलब, या बै आह भी लिख सकता है, बै आनी। क्या लिख सकते हो?
बैआनिह भी लिख सकते हो। बैआनिह का मतलब हो गया, बै मतलब बैगनी, आ मतलब आसमानी, ठीक है। जामुनी भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आ लिख दिया, बैआनिह पिनाला, तो आ मतलब क्या होता है? आसमानी। नी मतलब नीला। नी मतलब ह मतलब हरा। पी मतलब पीला। ना मतलब नारंगी। क्या हो जाएगा? नारंगी। ला मतलब लाल। देखो, ला मतलब लाल। दिखाई दे रहा है वीडियो में पूरा स्पष्ट? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा? तो बैजानी पिनाला। अब सबसे नीचे क्या है? बैगनी है, तो यहाँ पर बैगनी हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? आसमानी। उसके बाद क्या आ जाएगा? नीला। उसके बाद क्या आ जाएगा? हरा। उसके बाद क्या आ जाएगा? पीला। उसके बाद क्या आ जाएगा? नारंगी। और उसके बाद क्या आ जाएगा? क्रम में है कि नहीं है? हाँ? तो वर्ण क्रम में यही लिखना पड़ेगा बाबू। वर्ण क्रम जखनी पूछ दिया वर्ण क्रम क्या है, तो इसी को व्याख्या करना होगा, ठीक है। एक छोटा सा और है इंग्लिश में, जैसे भिव गियोर। क्या है? भिव गियोर। भिव गियोर। भी मतलब क्या होता है? वायोलेट। आई मतलब क्या होता है? इंडिगो। क्या होता है? इंडिगो। बी मतलब क्या होता है? ब्लू होता है। बी मतलब, जी मतलब क्या होता है? क्या होता है? ग्रीन होता है। वाई मतलब क्या होता है? येलो होता है। ओ मतलब क्या होता है? ऑरेंज होता है। ओ मतलब ऑरेंज। और आर मतलब रेड। तो ये दोनों तरह से तुम याद कर सकते हो, बैजानी पिनाला या फिर विवग्योर। वर्ण क्रम में ये दोनों याद ही रखना होगा। जब भी पूछेगा वर्ण क्रम क्या है, या तो विवग्योर को याद रखो, उससे कैसे टूटेगा इसको, ठीक है। भी मतलब क्या होता है, आई मतलब क्या होता है, उसको याद रखना होगा। देखो, उसके बाद ये हो गया तुमको बैआनी पिनाला या बैजानी पिनाला। जाम मतलब जामुनी, या आ मतलब आसमानी। आ भी कह सकते हो यहाँ पर। किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है अभी तक? अब ये हमारा यहाँ से प्रश्न, जब ये डायग्राम बना तो वहाँ से 3 प्रश्न निकल के आया। वर्ण विक्षेपण, वर्ण कर्म, वर्णपट। आ गया ना यहाँ से? अब जो पढ़ेंगे इससे रिलेटेड में कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किस वर्ण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। ये सब जो है अब जानेंगे। किसी को दिक्कत? ठीक, बंद। हाँ, प्रिज्म के बारे में जो बता रहे थे, कुछ बच गया था ना। जैसे प्रिज्म में बताए थे कि किस रंग का, जैसे प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को क्या करता है? 7 रंगों में विभक्त करता है। तो बैजानी पिनाला बता दिए थे ना, विवग्योर बता दिए थे, याद रखना है। अब उसमें कलर जो सबसे ज़्यादा झुकाव है, जिस कलर का जो वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है, वो कौन सा वर्ण है? बैगनी है। आज जो सबसे कम झुकता है वो कौन सा वर्ण है? वो लाल है कि नहीं? तो इसमें पूछेगा, तुम लोगों से जो प्रश्न पूछेगा कि किस वर्ण, निम्नलिखित में से किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक है? तो अब यहाँ पर एक बार चित्र बना करके इसको समझ लेते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, काफ़ी ज़्यादा समझ में जो है ना आना चाहिए, अच्छा से आना चाहिए, तभी तो एग्जाम आसान होगा ना। ये हमारा प्रिज्म है, क्या है? और इससे जो है ना हम लोग क्या करते हैं? श्वेत प्रकाश, यहाँ पर लिखेंगे क्या? श्वेत प्रकाश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब यहाँ से बताए थे कि अपने
पथ से क्या होता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि नहीं। तो सातों रंग यहाँ से हमें क्या दिखाई देगा, अलग अलग। क्या दिखाई देगा, अलग अलग। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग सातों वर्ण हमें यहाँ से अलग अलग दिखेगा। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब यहाँ से भी विचलित होगा ना सब वर्ण, क्योंकि जब विरल से सघन में जाता है तो विचलित होता है, और जब सघन से विरल में आता है तब भी विचलित होता है ना। तो सातों रंग जो है ना हमें एक पट्टी पर दिखाई देगा, जिसको क्या कहते हैं, वर्णपट। समझाए थे ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ था ना कल के क्लास में, किसी को दिक्कत? अब सातों रंग का जो एक पट्टी दिखाई देता है उसको वर्णपट कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है, आज का प्रश्न ये है कि इसमें सबसे अधिक, निम्नलिखित में प्रश्न ऐसा रहेगा, निम्नलिखित में किस वर्ण का विचलन अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का विचलन सबसे या अधिक होता है। तो विचलन, जो रंग सबसे ज़्यादा झुका होता है ना उसका विचलन सबसे अधिक होता है। हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, सबसे नीचे होता है बैगनी, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, आसमानी, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद नीला, लिखाए थे ना। उसके बाद नीला। ए लड़का, दिमाग खराब करेगा तुम, बाहर कर देंगे तुरंत अभी क्लास से। नहीं कर रहा, मजाक कर रहा है क्या? तुरंत बाहर करेंगे क्लास से। पहले शुरू में समझा दिया गया है, क्लास ही नहीं करने देंगे भौतिकी का। नीला के बाद हरा। पहले कह दिया शांति बना के क्लास में रखो, जब क्लास चालू हो जाए तो मेरे क्लास में हम शांति मांगते हैं, और नहीं तो बस उसका उपाय कर देंगे। हरा हो गया, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है, सबसे अधिक विचलित जो होता है ना वो है हमारा बैगनी। कौन सा है, बैगनी है। इसका मतलब हो गया सबसे अधिक विचलित होने वाला कौन सा है, बैगनी है। तो यहाँ पर लिखाएगा बैगनी। क्या लिखाएगा, बैगनी लिखाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बैगनी रंग जो है बाबू, इसका जो है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बैगनी होगा। सबसे अधिक विचलित मुख्य है। देखो क्वेश्चन में अधिक से अधिक बार पूछा जाता है, अधिक बार ये प्रश्न आने वाला होता है। सबसे ज़्यादा बीच वाला रंग का टारगेट नहीं होता है, क्योंकि दो ही चीज़ है विचलन में, दो ही आता है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। सबसे कम और सबसे, तो सबसे कम याद रखना ऊपर वाला लाल होता है, और सबसे नीचे होता है जो बैगनी, वो सबसे अधिक विचलित में। विचलन कोण बताए थे ना, तब विचलन कोण लाल का कम होता है ना रे। ये विचलन कोण जो होता है, जो ऐसे गया, ये हमारा प्रकाश जो है इस तरह से जाता ना, जिस डायरेक्शन में हम प्रकाश को लिए हैं तो ऐसा चला जाता ना, है कि नहीं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण जो होता है उसके बीच का लंबिक दूरी जो होता है, तो देखो अगर ये इसका हम निकालें तो इसका विचलन सबसे ज़्यादा है कि नहीं है, और इसका अगर हम निकालें तो इसका कम है कि नहीं है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो सबसे अधिक विचलन किसका है, तो बैगनी का। इसी में पूछ देगा सबसे कम निम्नलिखित में से किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है।
निम्नलिखित में से किस वर्ण का विचलन कम होता है? इसका जवाब होगा लाल का। क्या जवाब होगा? लाल का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग है वो लाल है, और सबसे अधिक विचलन जो होने वाला है, विचलित होने वाला है, वो है बैगनी। तो जो सबसे ज़्यादा झुकता है उसका विचलन कोण भी अधिक होगा, और जो कम झुकता है उसका विचलन कोण भी कम होगा। तो सबसे कम झुका हुआ है लाल ही, और सबसे अधिक झुका हुआ है बैगनी। ठीक है, अब इसी में तरंगदैर्ध्य भी पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य। अब यहाँ विचलन के जगह पर पूछ देगा तरंगदैर्ध्य, कहेगा किस वर्ण का, निम्नलिखित में से किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य अधिक और कम। ठीक है, अब जिसका विचलन कम है उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है। ठीक है, अब याद कैसे रखना है? जिसका विचलन कम है तो कम किसका है? लाल का है, तो इसका तरंगदैर्ध्य होगा ज़्यादा। ठीक है, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। अब तरंगदैर्ध्य कहोगे क्या होता है? तो किसी प्रकाश को एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो वो तरंगदैर्ध्य होता है। वो क्या होता है? तरंगदैर्ध्य उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो लाल, जिसका विचलन कम उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा, और जिसका विचलन ज़्यादा उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? कम होगा। समझ हो गया? उल्टा बोलना है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको मिटा दें। इस ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछा ही जाएगा आगे भी। ठीक है, इसलिए हर एक प्रश्न को, इस प्रकार का जो भी प्रश्न है उसे नोट करते ही जाना है, नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। अब इसमें किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? किसका? किस वर्ण का? लाल। तो जिसका विचलन कम है उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ये याद रखना है। तो लाल का। दिक्कत कोई? अब इसी में उल्टा प्रश्न अगर कहेगा किस निम्नलिखित में से किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य कम होता है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य निम्नलिखित में से किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य कम होता है? अब क्या इसका जवाब देंगे? तो बैगनी जवाब देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तरंगदैर्ध्य भी बता दिए क्या होता है, बताए ना।